हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। हमें आपका कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दूर किसी गांव में वसुधा नाम की एक विधवा औरत अपनी बेटी नीलम के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद वसुधा ने बिना हिम्मत हारे घर और बाहर की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। वसुधा बस ये चाहती थी कि वो अपनी बेटी नीलम को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सके। वसुधा की एक छोटी सी फूलों की दुकान थी जिसमें वो तरह तरह के फूल मालाएं बनाकर बेचा करती थी। फूल मालाएं और गुलदस्ते बेचकर उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन पैसे जोड़कर वसुधा ने अपनी बेटी नीलम का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया। नीलम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में माँ का हाथ बटाया करती थी। नीलम की कक्षा में ही माही नाम की एक घमंडी और अमीर लड़की पढ़ा करती थी। उसके पिता मुकेश सिंघानिया शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। माही नीलम से बहुत जलती थी और उसकी गरीबी का खूब मजाक बनाती थी। ऐसे ही एक दिन, देखो देखो आ गई गरीब फूल वाले की लड़की। पता नहीं इस टीचर का एडमिशन हमारे स्कूल में हो कैसे गया। हाँ यार, ये हमारे स्टेटस की तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी हमें इसे अपनी क्लास में झेलना पड़ता है। इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं और मैले हैं। छी छी, मुझे इसके पास खड़े होते हुए भी उल्टी आ रही है। ये कहते हुए दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी कक्षा में टीचर आई और बोली, स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रंस एंड लिसन टू मी। पिछले वीक तुम सबके जो टेस्ट हुए थे उसका रिजल्ट आ गया है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स नीलम के आए हैं। और तुम माही, अभी भी समय है, पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे टेस्ट में 0 मार्क्स हैं। नीलम से कुछ सीखो, उसके घर में इतनी सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रंस, क्लैप फॉर नीलम। कक्षा के सभी बच्चे नीलम के लिए तालियां बजाने लगे। ये देखकर माही मन ही मन जलने लगी। आज इस गरीब लड़की की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई। इसका बदला तो मैं इस टीचर से लेकर रहूंगी। वहीं दूसरी ओर नीलम बहुत खुश थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सबसे हाई मार्क्स मेरे ही आए हैं। घर जाते ही माँ को बताऊंगी, माँ खुश हो जाएंगी। स्कूल की छुट्टी के बाद माही अपनी कुछ सहेलियों के साथ नीलम का रास्ता रोकते हुए बोली, ए फूल वाली, क्या बात है, तुम्हारे टेस्ट में हाई मार्क्स आए हैं, हमें पार्टी नहीं दोगी? पार्टी? अरे यार, मैं तो भूल ही गई। ये बेचारी टीचर हमें पार्टी कहाँ से देगी? 2 वक्त का खाना मुश्किल से खा पाती होगी, बेचारी गरीब। माही, किसी की गरीबी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हें अपनी अमीर होने का बहुत घमंड है ना। देखना, एक दिन तुम्हारा ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। ये कहते हुए नीलम गुस्से से वहाँ से चली गई। अक्कड़ तो देखो इस फूल वाली की। तुमने सही कहा यार, तुम्हें इसकी अकल ठिकाने लगानी ही होगी। तुम देखती जाओ, मैंने इस टीचर को इसकी औकात याद नहीं दिलाई ना तो मेरा नाम भी माही नहीं। कुछ दिनों बाद माही का जन्मदिन था। माही के पेरेंट्स विश करते हुए उससे बोले, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर प्रिंसेस। थैंक्स मॉम एंड डैड। माही बेटी, हमने आज घर पर तुम्हारे लिए स्पेशल बर्थडे पार्टी रखी है। हर कोई इस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकती हो। अपने माता पिता की बात सुनकर माही खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल गई और क्लास के सभी बच्चों से बोली, हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है और आज शाम को मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर में पार्टी रखी है। ये पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। तुम सब शाम को जरूर आना। और हाँ नीलम, तुम भी पार्टी में जरूर आना। आखिर तुम हमारी क्लास की ही हो। ठीक है माही, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अच्छे कपड़े पहनकर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरे स्टेटस का ख्याल रखना, समझी? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे शाम को माही के जन्मदिन वाली पार्टी में पहुंचे। उधर नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बर्थडे पार्टी में क्या पहनकर जाए, क्योंकि उसके पास ना तो कोई अच्छी ड्रेस थी और ना ही माही को देने के लिए कोई अच्छा गिफ्ट। अब मैं क्या करूं? पार्टी शुरू होने वाली है। मैं एक काम करती हूँ, माही के लिए फूलों का गुलदस्ता ले जाती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। और रही बात कपड़ों की, तो माँ ने मुझे जो पिछले साल मेरे जन्मदिन पर फ्रॉक खरीद कर दी थी ना,
मैं उसे पहनकर चली जाती हूँ। हल्का सा रंग उड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। इतना कहकर नीलम तैयार होकर हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए माही की बर्थडे पार्टी में जा पहुंची। इतनी बड़ी पार्टी देखकर नीलम हैरानी से बोली, अरे वाह, इतनी बड़ी और सुंदर पार्टी! ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर माही आई और बोली, आ गई नीलम, और तुम ये कितनी पुरानी ड्रेस पहन कर आई हो। खैर छोड़ो, अब तुम आ ही गई हो तो खाना खाकर जाना। माही, ये तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लाई हूँ। मुझे पता था तुम्हारी औकात नहीं है महंगा गिफ्ट लाने की। इसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। इतना कहकर माही वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद केक काटकर माही का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। फिर केक का एक पीस लेकर माही नीलम के पास गई और बोली, ये लो केक खाओ। नीलम ने केक लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, माही ने केक जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया। ओ, ये केक तो नीचे गिर गया। अब तो सारा केक खत्म हो गया। ये लास्ट ही पीस बचा था। तुम एक काम करो नीलम, तुम जमीन पर गिरा हुआ केक उठा लो ना, ऊपर ऊपर का खा लेना, कोई नहीं देख रहा। माही, मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी इस तरह बेइज्जती करो। तेरी औकात दिखा रही हूँ, तू इसी लायक है, समझी? देख लेना, एक दिन मैं भी अपने बर्थडे वाले दिन तुम्हें इससे अच्छा बढ़िया केक खिलाऊंगी। तू और केक काटेगी? घर में एक समय का खाना तुझे मिल नहीं पाता, वही तेरे लिए बहुत है। माही संग वहाँ खड़ी बाकी लड़कियाँ भी नीलम पर हंसने लगी। ये सब देखकर नीलम को बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए वहाँ से चली गई। नीलम को रोता हुआ देखकर वसुधा बोली, क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? माँ, बर्थडे पार्टी में सभी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। ये कहते हुए नीलम ने पार्टी में हुआ सारा वाकया अपनी माँ को बताया। अच्छा, पहले रोना बंद करो, तुम तो मेरी सबसे समझदार बेटी हो ना। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। अच्छा ठीक है माँ, पर माँ, कुछ दिन बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है, आप मेरे लिए इस बार केक लेकर आओगी ना? हाँ बिटिया, इस बार मैं तुम्हारे लिए सुंदर और बहुत बड़ा केक लाऊंगी। फिर तुम अपनी सभी सहेलियों को अपने जन्मदिन पार्टी में बुलाना, ठीक है? चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर सुबह खुश होते हुए नीलम बोली, आज तो मेरा जन्मदिन है, माँ मेरे लिए सुंदर सा केक लाओगी ना? स्कूल जाकर सभी को अपने जन्मदिन पर इनवाइट करती हूँ। ये कहते हुए नीलम तैयार होकर स्कूल चली गई। वहीं दूसरी ओर वसुधा अपनी फूलों की दुकान पर उदास बैठी सोच रही थी, आज नीलम बिटिया का जन्मदिन है, मुझे आज कैसे भी करके सारे फूल बेचने ही होंगे। मुझे उसके लिए बढ़िया सा केक और नई फ्रॉक खरीदनी है। आज नीलम कितनी आस लगाए बैठी है, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वसुधा की दुकान पर फूल लेने कोई नहीं आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तक मेरी एक भी बिक्री नहीं हुई। मैं एक काम करती हूँ, मैं गली गली जाकर इन्हें बेच देती हूँ। ये कहते हुए वसुधा रंग बिरंगे फूलों से भरी टोकरी सर पर उठाकर गली गली बेचने लगी। लेकिन तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। ये देखकर वसुधा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। हे भगवान, अभी तक मेरी एक भी फूल की बिक्री नहीं हुई और ऊपर से बारिश हो गई। अब मैं क्या करूं? घर पर नीलम मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? ये कहते हुए वसुधा फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज जंगल की ओर से आ रही थी। वसुधा दौड़ते हुए जंगल की ओर गई। तभी उसे वहाँ एक रस्सियों में बंधी हुई परी दिखाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। वसुधा दौड़ते हुए उस परी के पास गई। आप परी है ना? लेकिन आपकी ऐसी हालत किसने की? अभी ये सब बताने का समय नहीं है, पहले मुझे इन रस्सियों से आजाद करो, नहीं तो वो दुष्ट चुड़ैल किसी भी वक्त आती ही होगी। ये सुनते ही वसुधा ने बिना समय गवाए परी को रस्सियों से आजाद किया। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, पर मैं परी लोग वापस कैसे जाऊं? क्यों परी जी, ऐसा क्या हो गया? दरअसल उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। बिना जादुई छड़ी के मैं वापस परीलोक नहीं जा सकती। लेकिन एक रास्ता है। बादलों में जादुई 2 केक के घर हैं। उनमें से एक असली और एक नकली केक का घर है। जो भी उस जादुई केक घर के पास जाएगा
उसे अपनी समझदारी और सूझबूझ से असली केक के घर को चुनना होगा। असली केक घर के अंदर मेरी दूसरी छड़ी है। अगर वो छड़ी मुझे मिल जाए तो वापस मैं परीलोक लौट सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, उस असली केक के घर में जादुई छड़ी के अलावा एक सुनहरी चाबी मिलेगी जो मेरे जादुई फ्रॉक घर की है, जिसमें मैं रहती हूँ। परी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऊपर बादलों में कैसे जाऊंगी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। मैं तुम्हें बादलों के पास जाने का रास्ता बताऊंगी। ये कहते हुए परी ने ताली बजाई और देखते ही देखते वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो गई जो बादलों की ओर जा रही थी। ये देखकर वसुधा चौंक गई। ये सीढ़ियाँ तुम्हें बादलों के पास ले जाएंगी। जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। वसुधा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों के पास पहुँच गई। तभी उसे वहाँ 2 केक के घर दिखाई दिए। तभी पहले घर से आवाज आई, स्वागत है तुम्हारा इस जादुई दुनिया में। मैं असली केक का घर हूँ। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहोगी। तभी दूसरे घर से आवाज आई, नहीं, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो। मैं हूँ परी का असली केक घर। अगर तुम मेरे केक घर के अंदर आओगी तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेंगे। अब तुम्हें चुनना है, हम दोनों में से कौन सा असली केक का घर है। दोनों घर की बात सुनकर वसुधा सोच में पड़ गई। पहले केक के घर के अंदर सिर्फ सुख है, लेकिन दूसरे केक के घर के अंदर सुख और दुख दोनों ही है, क्योंकि जिंदगी तो सुख और दुख दोनों का ही संगम होता है। इसका मतलब दूसरा वाला केक का घर ही असली है। मैं दूसरे वाले केक के घर में जाऊंगी। वसुधा के इतना कहते ही पहले वाला केक का घर गायब हो गया और दूसरे घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस केक घर के अंदर सब कुछ चॉकलेट का बना हुआ था और चारों तरफ केक ही केक थे। वसुधा का मन तो हुआ अपनी बेटी नीलम के लिए वहाँ से एक केक ले जाने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर वसुधा ने चारों तरफ नजर घुमाई। तभी उसे एक कोने में जादुई छड़ी और एक चाबी दिखाई दी। उसने जैसे ही वो छड़ी और चाबी उठाकर वहाँ से जाने लगी, तभी वसुधा के सामने वो परी प्रकट हुई और ये देखकर वसुधा हैरानी से बोली, अरे परी जी, आप यहाँ कैसे आई? बिना जादुई छड़ी के आपका यहाँ आना तो मुश्किल था ना। वसुधा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मेरी जादुई छड़ी तो मेरे पास ही है। तुम वाकई में बहुत ही नेक और अच्छी इंसान हो। मुझे पता है आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है कि तुम अपनी बेटी के लिए केक खरीद सको। तुम चाहती तो यहाँ से अपनी बेटी के लिए चॉकलेट केक ले जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसीलिए मैं तुम्हें अपने जादुई केक घर से बहुत बड़ा और सुंदर चॉकलेट केक दे रही हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। 1 मिनट वसुधा, रुको, एक उपहार तो मैं तुम्हें देना ही भूल गई। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वहाँ एक जादुई फ्रॉक का घर प्रकट किया। जादुई फ्रॉक घर में से परी एक फ्रॉक वसुधा को देते हुए बोली, वसुधा, ये जादुई फ्रॉक है। इस जादुई फ्रॉक से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिलेगा, लेकिन उतना ही मांगना जितना तुम्हें जरूरत हो। परी का धन्यवाद करके वसुधा खुशी खुशी चॉकलेट केक और जादुई फ्रॉक लेकर वहाँ से लौट आई। चॉकलेट केक और इतनी सुंदर फ्रॉक देखकर नीलम खुशी से झूम उठी। उसके बाद नीलम ने अपनी माँ वसुधा संग अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जादुई फ्रॉक की मदद से वसुधा ने अलग अलग वैरायटी के फूलों की बड़ी सी दुकान खोली। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे और बहुत ही जल्द दुकान फेमस हो गई। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। वहीं दूसरी ओर माही के पिता मुकेश सिंघानिया का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसके कारण उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, जिस कारण बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब कुछ छिन गया और वो सड़क किनारे रहने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी गरीब का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल सबको मिलता है।
ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी स्टोरी सबसे पहले देख सकें। कविता बहुत सालों बाद आज उसी शहर में कदम रखती है जिसे उसने बचपन में ही छोड़ दिया था। दरअसल वो उस शहर के सबसे नामी स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन कुछ हादसों के कारण उसे स्कूल छोड़कर अपने पिता के साथ अमेरिका जाना पड़ा। अब उसके पिता का देहांत हो चुका था, इसीलिए वो वापस से उसी शहर में लौट आई। कविता वापस आकर अपने पुराने स्कूल के सामने खड़ी होकर सब याद कर रही थी। कितने सालों बाद मैं दोबारा इस स्कूल में लौट कर आई हूँ। बचपन की बुरी यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। कि इतने में ही कविता के सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को स्कूल के अंदर पाया और उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल खड़ी थी। आप ठीक तो हैं? हमारे स्कूल के बाहर बेहोश हो गई थी आप, इसीलिए हम आपको उठाकर यहाँ ले आए। हाँ, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं आपके स्कूल में ही आ रही थी। मुझे एक टीचर की जॉब चाहिए। प्रिंसिपल से बात करने के बाद कविता की उसी स्कूल में जॉब पक्की हो गई। अगले दिन से वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आने लगी। वो 11वीं कक्षा को पढ़ाया करती थी। उसी क्लास में नव्या नाम की एक लड़की भी थी जिसे कविता का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमारी न्यू टीचर कितनी अच्छी है ना, कितनी प्यार से बात करती है और हमारे लिए चॉकलेट भी लाती है। पर मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि वो बहुत अजीब है, ये सब दिखावा करती हैं। कि इतने में ही कविता क्लास में आ गई। उसको देखते ही नव्या चुप हो गई। नव्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैम, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे क्या होगा? मैं बस इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हारे सर पर कुछ ज्यादा ही पसीना आ रहा है, जबकि यहाँ तो सारे पंखे चल रहे हैं। खैर छोड़ो, आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। नव्या मन में सोचने लगी, अरे यार, इनको सब कुछ कैसे पता चल जाता है। कुछ ही देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। नव्या जब घर जा रही थी तभी पीछे से कविता उसे आवाज लगाती है। कविता की आवाज सुनकर नव्या वहीं रुक गई। घर जा रही हो? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने सोचा कि वॉक शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए थोड़ा चल ही लूं। नव्या ने कविता को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद नव्या का घर आ गया। नव्या अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। नव्या की दादी खिड़की से ही नव्या और कविता को देख रही थी। मैम, मेरा घर आ गया, बाय। कविता मुस्कुराकर आगे बढ़ गई, लेकिन नव्या जैसे ही अपने घर के अंदर गई उसकी दादी उसका कान खींचते हुए बोली, कौन थी वो नई औरत? तुझे कहा था ना नई नई औरतों से दूर रहा कर। आजकल जमाना अच्छा नहीं है, इंसानों के रूप में बहरूपिया आते हैं। अरे दादी माँ, क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो, वो मेरी क्लास टीचर है। अच्छा, वादा करती हूँ आगे से किसी भी अनजान से बात नहीं करूंगी। अब तो मेरा कान छोड़ दो। ठीक है, जाकर खाना खा। उसके बाद नव्या हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगी। वो नहीं जानती थी कि दादी के इस व्यवहार के पीछे क्या वजह है। रात को जब उसकी दादी उसे कहानी सुनाने बैठी तो नव्या बोली, दादी माँ, आज मुझे चुड़ैलों की कहानी सुनना है। ठीक है, तो मैं तुझे एक चुड़ैल की कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में एक लड़की रहा करती थी। उसकी माँ नहीं थी। उसे हमेशा अपनी माँ की कमी खलती थी और उसके पिता के पास ज्यादा समय नहीं था कि वो उस पर ध्यान दे सके। वो अपने काम में रहते थे और तो और स्कूल में भी उस लड़की को सब परेशान करते थे। एक दिन वो लड़की एक ऐसी श्रापित औरत से मिली जिसने उसे चुड़ैल बनने की सारी विधि समझाई। जो लोग अकेले होते हैं, जिनके पास प्यार की कमी होती है, वो जल्दी ही इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं
और यही वजह थी वो छोटी सी बच्ची चुड़ैल बनने की राह पर निकल पड़ी। लेकिन एक दिन स्कूल की एक लड़की ने उसे कुछ विधि करते हुए पकड़ लिया और जानती हो उसने क्या किया? उसने उसी लड़की को मार डाला। उसके पापा बहुत अमीर थे, इसीलिए ये खबर दबा दी गई। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। लोग कहते हैं कि अब वो एक चुड़ैल बन गई है। दादी माँ, हर कोई बुराई की राह पर चलने के लिए पैदा नहीं होता, उनकी स्थिति उन्हें मजबूर करती है। आपकी कहानी तो बहुत अच्छी थी। क्या ये सच्ची कहानी है? अब सो जा, बहुत रात हो गई है, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। अब मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता दादी माँ। पता नहीं क्यों, पर जो नई टीचर आई है ना, वो मुझे कुछ अजीब लगती है। जब भी मैं उन्हें देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे स्कूल में नहीं होना चाहिए। खैर छोड़ो। हाँ, ये सब तो तेरे बहाने हैं स्कूल ना जाने के। सो जा चुपचाप। अगली सुबह नव्या सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हुई। जब वो स्कूल पहुंची तो उसने देखा चारों तरफ भीड़ लगी है, पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। वो चुपचाप अपनी क्लास में गई और अपनी सहेली से पूछने लगी, ये हमारे स्कूल में क्या हो रहा है? बहुत दुख की घटना हुई है नव्या। 11th बी की पूनम की दोनों आंखें नोच ली गई, जिसकी वजह से उसने स्कूल में ही अपना दम तोड़ दिया। अब भगवान जाने उसकी आंखों का ये हाल किसने किया। ये सुनकर नव्या बहुत घबरा गई। पूरे स्कूल की अच्छे से छानबीन हुई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। थोड़ी देर में कविता मैम भी क्लास में आ गई। बच्चों, मुझे अपनी क्लास में कोई हलचल नहीं चाहिए, सब शांति से बैठे रहेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी ही पुलिस को सबूत मिल जाएंगे। आप सभी सुरक्षित हैं। उसके बाद कविता मैम पढ़ाना शुरू करती हैं और पिछली बार की ही तरह इस बार भी वो नव्या के साथ ही घर गई। इस बार नव्या की दादी बाहर खड़ी पौधों में पानी डाल रही थी। कविता नव्या की दादी से बोली, आप तो आज भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। अरे थैंक यू। आप नव्या की नई क्लास टीचर है ना? नव्या बता रही थी आपके बारे में। चलिए मैं आपको चाय पिलाती हूँ, आइए अंदर आइए। कविता नव्या के घर के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी वो बोली, अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे तो आज मार्केट जाना है। सामान खरीदने में देरी ना हो जाए। मार्केट बंद हो जाएगी तो मैं कैसे खरीदूंगी? आपके घर चाय मैं कभी और पी लूंगी, अभी चलती हूँ। इतना कहकर कविता वहाँ से चली गई। दादी माँ, इतनी भी बुरी नहीं है मेरी न्यू क्लास टीचर, सही कहा ना? हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। और देख तो जरा, हमारे घर के अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने आज सुबह ही सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है घर में। तू जानती है ना नव्या कि आज शाम को तुझे क्या करना है? हाँ दादी माँ, मुझे पता है। मेरी माँ बहुत बड़ी पुजारन थी और पिताजी भी, वो तो बुराई का नाश करते थे। मुझे भी उनके नक्शे कदम पर चलना है, इसीलिए आज गंगा स्नान है। सही कहा ना? मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊंगी। दादी हंसते हुए नव्या के साथ घर के अंदर चली गई। नव्या के माता पिता समाज सेवा का काम किया करते थे और बुरी शक्तियों का नाश किया करते थे। नव्या की दादी नव्या को भी उतना ही मजबूत बनाना चाहती थी और पवित्र भी। दादी का मानना था कि एक विशिष्ट नक्षत्र में पैदा होने के कारण नव्या की आंखों में बुराई को जल्दी देख लेने की शक्ति है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन नव्या के स्कूल में घटनाएं बढ़ती जा रही थी। आए दिन किसी न किसी बच्चे को आंखों की परेशानी होने लगी थी। सृष्टि, तेरी आंखें भी लाल होती जा रही हैं। तू ढंग से खाना पीना तो खा रही है ना? तुझे क्या लगता है नव्या कि मैं ठीक से खाना पीना नहीं खा रही? और क्या एक साथ पूरे स्कूल के सभी बच्चे खाना पीना नहीं खा रहे? तेरी आंखें छोड़कर बाकी सभी बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। मुझे तो अब धुंधला धुंधला नजर आने लगा है। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, पर फिर भी मेरी आंखों को ये सब क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा। सभी बच्चों ने अब तो चश्मा पहनकर आना शुरू कर दिया, तो खुद को बचा के रख। उस स्कूल की प्रिंसिपल कविता मैम के साथ क्लास में दाखिल हुई। बच्चों के साथ ये आंखों की घटना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसीलिए हमने दूसरे शहरों से
आंखों के डॉक्टरों को दवाइयों के साथ बुलाया है। आप सब चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मैम, वो मैं क्या सोच रही थी कि इतना सीरियस माहौल बना हुआ है, बच्चे भी चिंता में हैं, वो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों ना इन्हें एक पिकनिक पर ले जाया जाए, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा तो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। और हो सकता है इनकी टेंशन की वजह से इनकी आंखें खराब हो रही हो। तुम सही कह रही हो कविता, मैं अथॉरिटी से बात करके इनके लिए पिकनिक का प्लान करवाती हूँ। आप उसकी चिंता मत कीजिए मैम, मेरे कजन ब्रदर की एक बहुत बड़ी बस है, मैं उससे कह दूंगी, बस की चिंता आप मत कीजिए और इन बच्चों का मैं ध्यान रखूंगी। पिकनिक के बारे में सुनकर सभी बच्चे खिलखिलाने लगे, मुस्कुराने लगे, सब बहुत खुश हो गए थे। प्रिंसिपल भी कविता की बात से सहमत हो गई। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल ने जिन डॉक्टरों को बुलाया था वो सभी बच्चों की आंखों में दवाई डाल देते हैं। कोई दवाई काम नहीं आ रही थी, लेकिन बच्चों को पिकनिक पर जाने का लालच भी था, इसीलिए कोई भी स्कूल आना बंद नहीं करता। नव्या, तो खाने में क्या लेकर आएगी? नहीं सृष्टि, मैं तो पिकनिक पर ही नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि जिस दिन पिकनिक पर जाना है उसी दिन मुझे मेरी दादी के साथ कुछ कार्य पूरे करने हैं और वो करने बहुत जरूरी है। तेरे बिना मजा कैसे आएगा? अरे मजा आएगा ना सृष्टि, और सिर्फ मैं ही तो नहीं रहूंगी, बाकी सब तो वहीं होंगे। ऐसे ही पिकनिक का दिन भी आ गया। सभी बच्चे हंसते खेलते पिकनिक के लिए रवाना हुए और वहीं दूसरी तरफ नव्या भी अपनी दादी के साथ नदी के किनारे पूजा पाठ में लग गई कि तभी उसकी दादी को याद आया। मैं इतने दिनों से सोच ही रही थी कि क्या गड़बड़ है, आज मुझे समझ आ गया। इसका मतलब है मैं सही थी। आप इतने दिनों से किस ख्याल में डूबी हुई थी ये मैं समझ नहीं पा रही थी। फाइनली आपने आज बोल ही दिया, तो बताइए क्या सोच रही थी आप, और कैसी गड़बड़? वो वही है, वो वापस लौट कर आ चुकी है। पहली ही नजर में मुझे कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी, पर वो इतने सालों बाद इस गांव में लौट कर क्यों आई है? आप क्या कह रही हो दादी माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू अभी नहीं समझेगी नव्या, तू कह रही थी ना कि आज तेरे स्कूल के बच्चे पिकनिक पर गए हैं, क्या तू बता सकती है कि वो कहाँ गए हैं? दादी माँ, वो तो पहाड़ी के पीछे जो बगीचा है ना, वहीं गए हैं, मजे कर रहे होंगे सारे। वो मजे उनके लिए सजा बन सकती है, अभी तेरी प्रिंसिपल से जाकर बात करनी होगी। दादी नव्या को कुछ नहीं बताती और वो सीधे प्रिंसिपल के पास गई। दादी प्रिंसिपल से कुछ बातें करती है, जिसे सुनकर प्रिंसिपल बहुत टेंशन में आ गई। अरे कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? दादी माँ, आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रही कि क्या बात है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने सुना था कि वो एक दुर्घटना में मारी गई और साथ में उसके पिता भी मारे गए, वो जिंदा कैसे हो सकती है? उसे कुछ नहीं हुआ मैडम, बल्कि उसने अपने हाथों से अपने पिता की आंखों को नोच कर खाया था। वो इस शहर में नहीं थी, इसीलिए किसी को उसकी खबर नहीं थी, लेकिन मैंने सब पता लगा लिया है। वो काली पहाड़ी, वो तो बहुत खतरनाक पहाड़ी है, हमें वहाँ बच्चों को बचाना होगा, अभी के अभी। मैं भी चलूंगी आपके साथ। तू अभी बच्ची है, तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। दादी माँ, आप भूल गई हो, मुझ में मेरी माँ जितनी शक्तियाँ हैं, मैं हर मुसीबत का सामना कर सकती हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, ये तेरी परीक्षा है, चल हमारे साथ। उसके बाद तीनों फौरन काली पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मौसम खराब होता जा रहा था। दादी माँ, मैं इस पहाड़ी पर पहले भी आई हुई हूँ, लेकिन आज ये जितना भयानक लग रहा है, आज से पहले कभी नहीं लगा। इसी काली पहाड़ी पर तेरे माता पिता ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। ये सुनकर नव्या को ठेस पहुंची। आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया था दादी माँ? आज मुझे सब जानना है, कैसे हुई थी माँ बाबा की मौत। तो सुन मेरी बात, मैं तुझे चुड़ैल की कहानी में जिस बुरी औरत के बारे में बता रही थी, इस काली पहाड़ी पर ही रहती है। उसे ही खत्म करने आए थे तेरे माँ बाप, क्योंकि वो स्कूल के छोटे बच्चों को बहला फुसला कर चुड़ैल बनाना चाहती थी।
कोई उसकी बातों में नहीं आया, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। तेरे माँ बाप उसी बुराई को खत्म करने आए थे, लेकिन उस दिन अमावस की रात थी। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी। उसी हादसे में तेरे माँ बाबा की जान गई। उस चुड़ैल की वजह से मेरे माँ बाबा मुझसे दूर हो गए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी दादी माँ। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी झाड़ियों के पास स्कूल की 2 लड़कियों की लाश मिली। उनकी भी आंखें नहीं थी। जिस बात का डर था वही हुआ। राधिका, स्नेहा, ये तुम्हें क्या हो गया? उठ जाओ। हिम्मत मत हारो मेरी बच्ची, अब ये मर चुके हैं। आगे बढ़ो, हम और भी बच्चों को बचा सकते हैं। नव्या अपने मन में दुखों का पहाड़ लेकर आगे बढ़ी। उन्होंने देखा कि जंगल के एक कोने से बहुत ज्यादा चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। वो तीनों उसी दिशा में भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कविता और एक बहुत ही खूंखार दिखने वाली चुड़ैल यज्ञ कर रहे थे और उनके सामने ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं। उन बच्चों के हाथों और पैरों में रस्सियां बंधी थी। कविता मैम, आप दूर हो जाइए, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। कविता हंसने लगी। नव्या कविता को हंसता हुआ देखकर कुछ समझ नहीं पाई। तभी दादी माँ बोली, नव्या, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? हम जिस लड़की की बातें करते हैं वो और कोई नहीं बल्कि कविता ही है। कई साल पहले इसने चुड़ैल वाली विद्या सीखने की कोशिश की थी और इसने एक लड़की की बलि भी चढ़ाई थी, जिसके बाद इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। पूरे शहर में इसके पिता मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, इसीलिए इसके पिता इसे लेकर इस शहर को छोड़कर चले गए थे। लेकिन इसने अपने पिता की भी बलि चढ़ा दी। अब इतने सालों बाद ये फिर लौट आई है। अगर मुझे पता होता कि ये वही चुड़ैल है तो मैं इसे कभी अपने स्कूल में दाखिल नहीं होने देती। बहुत देर कर दी मुझे पहचानने में प्रिंसिपल मैडम। मुझे तो तुम्हारे स्कूल में आना ही था। तुमने मेरी बेइज्जती करके मुझे स्कूल से निकाला था ना। आज उसी बेइज्जती का बदला मैं इन बच्चों की आंखें नोच कर लूंगी। इस यज्ञ में इन सभी बच्चों की आंखें भस्म कर दूंगी। लेकिन मेरा यज्ञ तो केवल इस नव्या की आंखों से ही पूरा होगा। इस नव्या की आंखों में अपार शक्तियां हैं। नव्या, मेरी प्यारी स्टूडेंट, तुमने मुझे पहचानने की कोशिश तो पूरी की और तुम कामयाब भी हो गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी और अब तुम तीनों मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि ये मेरी छत्र छाया में है। अब तुम इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैं इन सबको चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। तुम्हारी वजह से ही मेरे माँ बाबा ने अपनी जान गंवाई ना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी तुम बच्ची हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरे लिए सिर्फ एक काम कर सकती हो, अपनी आंखें दान दे सकती हो। ऐसा कहते ही कविता उन तीनों पर आग के गोले बरसाने लगी। दादी बहुत बुरी तरह घायल हो गई। तू मेरी चिंता मत कर, अगर ये आज भाग निकली तो कल किसी और स्कूल को निशाना बनाएगी। आज इसे जाने मत दे। तुझ में तेरी माँ और बाबा की शक्तियाँ हैं, तू इसे हरा सकती है मेरी बच्ची। मौके का फायदा उठाकर जलती हुई आग में से एक मशाल उठाई और पापी चुड़ैल के सर में आग लगा दी। नव्या ने चुड़ैल को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। नव्या ने अपनी पूरी शक्तियां जुटाकर कविता की आंखों में आंखें मिलाई। क्योंकि नव्या की आंखों में शक्तियां थी, इसीलिए कविता अब कमजोर पड़ने लगी और नव्या ने कविता को भी खाई से नीचे धकेल दिया। प्रिंसिपल और दादी ने मिलकर सभी बच्चों को आजाद किया। मेरी प्यारी दोस्त नव्या, तूने हमें बचा लिया। मुझे तो लगा था आज मेरा आखिरी दिन है। हाँ, आखिरी दिन तो हम सबका आएगा, लेकिन आज नहीं। अभी चलो यहाँ से। दादी माँ को बहुत चोट आई है, इन्हें दवाई की भी बहुत जरूरत है। अब उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया था। स्कूल में सभी बच्चे सुरक्षित पढ़ाई करने लगे थे। दादी माँ, आज माँ बाबा की आत्मा को शांति मिल रही होगी। तूने बिल्कुल सही कहा और तूने साबित कर दिया कि तू उनकी ही बेटी है। उन दोनों चुड़ैलों का नाश हो गया। अब ऐसी खबरें कभी कहीं नहीं सुनने को मिलेंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये क्या दादी माँ, आप हमेशा ये घिसे पिटे सीरियल देखती रहती हो। बाहर चलकर थोड़ी ताजी हवा का आनंद लो।
दादी और नव्या बातें करते करते घर से बाहर आ गए, लेकिन टीवी अभी भी चल रहा था कि तभी एक न्यूज चैनल पर अपने आप एक खबर चलने लगी। एक और नए स्कूल में तेजी से बच्चों की आंखें गायब होने की खबरें आने लगी। बदकिस्मती से दादी और नव्या की नजर उस न्यूज चैनल पर नहीं गई, क्योंकि वो तो बाहर चले गए थे। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या कविता और वो बुरी चुड़ैल अभी भी जिंदा थे? क्या अभी वो अपने मकसद को अंजाम दे रहे थे?